ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि आपको ऐसे गेम में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है जहां पे हर किसी के पास सुपर पावर्स हैं और ये सुपर पावर्स आपके पास भी हैं। और अगर आपको इस डेथ गेम से बाहर निकलना है तो आपके पास केवल एक ही रास्ता है, मारो या फिर मरो। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हमारा को, जो कि अपनी जान के लिए भाग रहा है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारा डार्विन नाम का गेम खेलता है और उस गेम के अंदर जो उसका ओपोनेंट है वो उसके पीछे पड़ा है। और इस गेम में हम देखते हैं कि उसके ओपोनेंट के पास ये पावर क्यों गायब हो सकता है। यही कारण कि हमारा को नहीं पता कि उसका ओपोनेंट कब और कहां से हमला करेगा। और यही कारण है कि हमारे बहुत ज्यादा डरा हुआ है और तभी डर के मारे वो यहाँ पे कनामी नाम के अपने दोस्त को इस गेम का लिंक भेज देता है और हमारा को ऐसा लगता है कि कनामी उसकी मदद करने के लिए आ जाएगा गेम के अंदर। लेकिन तभी हमारा की नजर इस बात पे जाती है कि अपडेट आ चुका है और यहाँ से कहीं भाग नहीं सकता। वो सोच रहा था कि काश मेरा दोस्त यहाँ पे आ जाता मेरी मदद करने के लिए, लेकिन उसका दोस्त आता नहीं। लेकिन जो ओपोनेंट है वो वहाँ पे आ जाता है और हमारा को उसे लड़ना ही होगा। यहाँ पे हमारा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, लगातार उस पर हमला भी करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अपने ओपोनेंट को देख नहीं पाता। और इसी बात का फायदा उठाकर उसका जो ओपोनेंट है वो तुरंत हमारे के ऊपर हमला करता है, उसका गला काट देता है और यहाँ पे हमारी जान चली जाती है। फिर अगले दिन क्लास में देखते हैं कनामी को, जो कि क्लास में बैठ करके फोन चला रहा था और उस पर बाइक देख रहा था। उसका मन कर रहा था बाइक लेने का, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं कि बाइक ले पाए। तभी उसका दोस्त सीनो वहाँ पे आता है और उसको बताता है कि इस तरीके के बॉडी आउटलाइंस काफी जगह पे बनाए गए हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर निशान कहीं पे पॉपुलर हो रहे हैं तो शहर का नाम है शिबुया, जहाँ पे तुम्हें जगह जगह पे इस तरीके के निशान मिल जाएंगे। और इंटरनेट पे लोगों का मानना है कि कोई आर्टिस्ट है जो जानबूझ के ये सब कर रहा है ताकि उसका आर्ट फॉर्म पॉपुलर हो जाए। और तभी वहाँ पे क्योदा आता है, जो कि हमारा का ही दोस्त है। वो हमारा के बारे में दोनों से पूछने लगता है, लेकिन दोनों बताते हैं कि हमारा तो आज स्कूल आया ही नहीं। और ये सुनने के बाद क्योदा डरने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि हमारा ने उसको लिंक भेजा था गेम का। फिर यहाँ पे क्योदा दोनों से बोलता है कि अगर तुम्हें हमारे के बारे में कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। और इतना बोलकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कनामी को, जो कि यहाँ पे उसके सामने बताता है कि हमारा ने कल मेरे को लिंक भेजा था और यहाँ पे क्योदा उसको रोकना चाहता था ताकि वो लिंक को क्लिक ना करे, लेकिन इससे पहले रोक पाता है। यहाँ पे कनामी लिंक को क्लिक कर देता है और अपने आप को रजिस्टर करवा लेता है उस गेम के अंदर। और तभी उस फोन के अंदर से सांप निकल कर आता है जो कि कनामी को काट लेता है गले पे। और ये सांप कनामी के अलावा किसी को दिखाई नहीं देता। और इसके बाद कनामी सोच रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ। और कनामी इस चीज से इतना डर जाता है कि वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं उसकी फोन की तरफ कि वहाँ पे गेम का नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा अगला मैच 1 घंटे में स्टार्ट होने वाला है। फिर यहाँ पे कनामी की दिमाग खुलती है तो अपने आप को मेडिकल रूम में पाता है। वो यहाँ पे नर्स को बोलता है कि मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, तो मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। नर्स बोलती है कि तुम जा सकते हो लेकिन पेपर पे साइन कर दो। लेकिन जब पेपर पे साइन करने वाला था तभी पेन गिर जाता है। फिर बाद में कनामी पेन को ढूंढता है, पेपर पे साइन करके मेडिकल रूम से बाहर चला आता है। और रूम के बाहर ये दोनों इंतजार कर रहे थे कनामी का। और फिर यहाँ पे क्योदा जो है चला जाता है कनामी के पास और धीमे आवाज में से बात करता है। वो बोलता है कि देखो चाहे कुछ हो जाए गेम को ओपन मत करना और गेम से रिलेटेड अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसको भी खोल के मत देखना। रात हो जाने के बाद मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा और तुम्हें सारी चीज बता दूंगा कि गेम है क्या और कैसे काम करता है। और यहाँ पे नर्स को देखते हैं जो कि इस बात से हैरान थी कि उसके जैसा पेन इस रूम में दूसरा कहां से आ गया, क्योंकि उसको अच्छे से याद है कि इस रूम के अंदर केवल एक ही पेन हुआ करता था। और यहाँ पे कनामी जब घर जा रहा होता है तो लगातार गेम के बारे में सोचता है। वो इसके अलावा ये भी सोचता है कि क्योदा ने उसको क्यों मना कर दिया है गेम को ओपन करने से। और यहाँ पे कनामी अपने आप को ज्यादा रोक नहीं पाता गेम को ओपन करने से और वो गेम को ओपन कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गेम के ऊपर नोटिफिकेशन आता है और लिखा होता है कि तुम्हारा बैटल होने वाला है, क्या तुम इस बैटल में पार्टिसिपेट करने वाले हो। और यहाँ पे कनामी इस बैटल को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसके बाद उसका ओपोनेंट दिखाया जाता है जो कि पांडा होता है और यहाँ पे उसको बोला जाता है कि तुम्हें अपने ओपोनेंट से बचना होगा। फिर कनामी का ध्यान जब अपने फोन से हटकर ट्रेन की तरफ जाता है तो देखता है कि ट्रेन के अंदर उसका ओपोनेंट पांडा है जिसके हाथ में चाकू है। और यहाँ पे कनामी थोड़ा सा घबरा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कनामी को ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वहाँ से हिलता ही नहीं और फिर पांडा उसके नजदीक आता रहता है। कनामी को भी ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पांडा तुरंत उस पर हमला कर देता है चाकू से। और फिर यहाँ पे कनामी को समझ में आता है कि पांडा उसकी जान लेना चाहता है। अब यहाँ पे कनामी डरा हुआ था कि क्या करे। और तभी ट्रेन जो है स्टेशन पे रुक जाती है, जिसके बाद कनामी को मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का। कनामी लगातार भाग रहा होता है लेकिन उसका जो ओपोनेंट पांडा है वो भी उसके पीछे। और यहाँ पे कनामी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है। फिर कनामी लगातार सोच रहा होता है कि नहीं तो मैंने किसी को कुछ बिगाड़ा है और नहीं मैंने किसी का खून किया है, तो यहाँ पे पांडा मेरी जान क्यों लेना चाहता है। और तभी कनामी की नजर इस बात पे जाती है कि वहाँ पे छोटा सा पुलिस स्टेशन है। वो तुरंत पुलिस वाले के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है। वो बोलता है कि पांडा मेरे पीछे पड़ा हुआ है मेरी जान लेने के लिए। और तुरंत वहाँ पे पांडा भी आ जाता है। तभी पुलिस वाला फिर जाता है पांडा को समझाने के लिए, उसको रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पे पांडा पुलिस वाले की भी जान ले लेता है। और ये चीज देखने के बाद कनामी समझ जाता है कि उसकी जान कोई नहीं बचा सकता और आज वो मरने वाला है। और यहाँ पे पांडा भी उसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे क्योदा आ जाता है कनामी की जान बचाने के लिए। वो तुरंत पांडा के ऊपर हमला करता है, लेकिन हमले से पांडा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसके कॉस्ट्यूम की वजह से। और अब यहाँ पे पांडा अपने ओपोनेंट्स को हराने के लिए इनविजिबल हो जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि क्योदा के पास भी पावर है, वो अपनी आंखों से ह्यूमन की बॉडी हीट को देख सकता था, इसलिए यहाँ पे पांडा उसकी नजर से छुप नहीं पाता। और इसके बाद क्योदा लगातार उस पर हमला करता है, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं होता। फिर पांडा लगातार उसके नजदीक आता रहता है और आखिर में पांडा उसके पेट पे हमला करके उसे घायल कर देता है। और कनामी चीज देख लेता है और बाद में सोचता है कि उसको मदद करनी चाहिए अपने दोस्त की। और तभी पांडा को वहाँ से धक्का देता है, अपने दोस्त के साथ भाग जाता है। ये दोनों भागते भागते बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, वहीं पे जाके छुप जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पांडा अभी भी लगातार इनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे पांडा को नहीं पता कि दोनों कहाँ जाके छुप गए हैं। और इधर पे कनामी लगातार एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तो क्योदा उसको बताता है कि कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक तुम गेम खेल रहे हो तब तक फोन के अंदर गेम के अलावा कोई और एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। और तभी कनामी को मैसेज आता है जो कि दूसरे प्लेयर के द्वारा भेजा जाता है और उस प्लेयर का नाम होता है सुका, जो कि यहाँ पे कनामी को लिखती है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पांडा भी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, क्योंकि इस गेम की मदद से आप ढूंढ सकते हो कि आपका ओपोनेंट कहाँ पे छुपा हुआ है, लेकिन सिर्फ वो गेम आपको एरिया बताता है, एक्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं बता सकता। और यही कारण था कि पांडा बिल्डिंग के अंदर तो पहुंच गया था, लेकिन वो अभी इन दोनों को ढूंढ रहा है। और यहाँ पे दोनों अपनी जगह चेंज करके कार के पीछे छुप जाते हैं। तो यहाँ पे क्योदा कनामी से बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि वो पांडा तुम्हारे पीछे मेरे पीछे नहीं, और समय खत्म होने तक अगर तुम सर्वाइव कर जाते हो तो ऑटोमेटिकली इस गेम को जीत जाओगे। फिर यहाँ पे कनामी सोचता है कि उसे आखिर तक सर्वाइव करना है, इसलिए कनामी अपने दोस्त को वहीं पे छोड़ के चला जाता है बाथरूम में छुपने के लिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि पांडा ने उसे देख लिया और पांडा भी उसकी तरफ आ रहा है। और यहाँ वॉशरूम में आती पांडा अपनी इनविजिबल पावर का इस्तेमाल करता है और गायब हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ कनामी पांडा से लड़ने के लिए तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से उस पर हमला करता है और बाद में उसे नीचे गिरा देता है। और इतना करने के बाद कनामी वहाँ से भागने लगता है और कनामी भागते बाहर तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पे पांडा भी उसका पीछा कर रहा था और यहाँ पे पांडा फिर से गायब हो जाता है। और यहाँ पे कनामी सोच रहा होता है कि पांडा कहाँ से हमला करेगा। तभी हम देखते हैं कि काट हो गई थी पांडा को, जिसके बाद पांडा दिखने लगता है। और यहाँ पे कनामी जैसे पांडा के ऊपर हमला करने जाता है तुरंत उसको गेम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसमें बताया जाता है कि तुम जीत चुके हो, क्योंकि अब समय हो गया खत्म। और आखिर में जब कनामी पांडा की तरफ देखता है तो वो देख पा रहा था कि पांडा की बॉडी पे काफी सारे क्यूब बन गए हैं और उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि पांडा पूरी तरह से गायब हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कनामी को याद आता है कि उसे अपने दोस्त की मदद भी करनी है। वो जब तक अपने दोस्त के पास जाता है तब बहुत देर हो जाती है, क्योंकि उसका जो दोस्त होता है वो भी गायब हो चुका है, उसकी मौत हो गई है। लेकिन यहाँ पे क्योदा मरने से पहले कनामी को मैसेज दिखता है और बोलता है कि इस गेम को सर्वाइव करना आखिरी तक। अब इसके बाद कनामी घर चला आता है और घर पे आने के बाद वो बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रहा था, क्योंकि उसने अपने दोनों दोस्तों को एक ही दिन में गवा दिया। और यहाँ पे कनामी ये भी सोच रहा होता है कि गेम है क्या। और तभी गेम का एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे बताया जाता है कि तुम्हें प्राइज जीते हो। कनामी जैसे उस पर क्लिक करता है वो प्राइज उसके घर पर डिलीवर कर दिया जाता है। जब कनामी इस बॉक्स को खोलता है तो पता चलता है कि उसके अंदर एक गन है। और यहीं पे कनामी डिसाइड करता है कि वो मरेगा नहीं और गेम में आखिर तक बचा रहेगा। और इसके अलावा हर चीज पता लगाएगा इस गेम के बारे में। दूसरी तरफ हम देखते हैं एस नाम का क्लैन, एक ऐसा क्लैन जो डार्विन गेम का सबसे खतरनाक क्लैन माना जाता है। और यहाँ पे ये क्लैन जितने भी बाकी अदर क्लैन है जो कि शिबुया शहर के अंदर रहते हैं उन सबको खत्म कर रहे हैं। अभी तक हम सुका को देखते हैं जो कि रोड के ऊपर बने हुए बॉडी के आउटलाइंस को देख रही होती है और उसे पता चलता है कि किसी ने 12 प्लेयर्स को एक साथ मार दिया है। और तभी उसे कनामी का मैसेज आता है। यहाँ पे कनामी उसको बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है। और इसके बाद कनामी को देखते हैं कि पहुंच जाता है बंद फैक्ट्री में जहाँ पे सुका ने उसे बुलाया था। और यहाँ पे कनामी जैसे सुका को देखता है तुरंत उसे पूछने लगता है कि इस गेम को खत्म कैसे करना है, क्या तुम मुझे गेम के बारे में और कुछ बता सकती हो, क्योंकि मैं ये गेम और नहीं खेलना चाहता और मैं इस गेम से बाहर होना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे सुका को बताती है कि इस गेम से बाहर नहीं जा सकते, अगर तुम इस गेम को छोड़ना है तो फिर तुम्हें मरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कनामी को सुके की बात पे यकीन नहीं होता, वो बार-बार बोल रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इस गेम को क्विट ही ना कर पाओ। और पर मुझे गेम खेलना नहीं, क्योंकि इस गेम में लगातार मौत का खतरा है। और यहाँ पे सुका मुस्कुराते बोलती है कि इस गेम का एक सॉल्यूशन है, अगर तुम्हें यहाँ पे जिंदा रहना है तो तुम्हें बाकी लोगों को मारना पड़ेगा। अब यहाँ पे कनामी फिर से गेम के बारे में कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन सुका उसे मना कर देती पूछने के लिए। और बाद में बोलती है कि मैं तुम्हें गेम के बारे में कुछ नहीं बताने वाली, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। फिर यहाँ पे कनामी बोलता है कि मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए नहीं आया हूँ और तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ कि तुम्हें मुझ पे भरोसा हो। फिर यहाँ पे सुका पूछती है कि मुझे अपनी सीजन बताओ। अब यहाँ पे कनामी को तो पता ही नहीं होता कि सीजन होता क्या है। तो हमें बताया जाता है कि एक्चुअली गेम के स्टार्टिंग आपने देखा होगा कि सांप काट लेता है कनामी को, और ऐसा होने के बाद ही कनामी को कुछ सुपर पावर्स मिल जाती हैं और उन सुपर पावर्स को इस गेम की दुनिया में सीजन बोला जाता है। और यहाँ पे कनामी समझा रहा होता है कि मुझे मेरे सीजन के बारे में नहीं पता, मुझे नहीं पता कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन सुका को उसकी बात पे यकीन नहीं था। वो लगातार बोल रही होती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्लेयर को अपने सीजन के बारे में ना पता हो। लेकिन यहाँ पे सुका कनामी को एक मौका देती है, बोलती है कि गेम को ओपन करो और तुम्हारे अवतार के नीचे लिखा होगा कि तुम्हारा सीजन क्या है। और यहाँ पे कनामी वैसा ही करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके अवतार के नीचे सीजन के सामने एरर बता रहा था। और यहाँ पे सुका भी चीज देखकर हैरान थी, क्योंकि हर प्लेयर जो इस गेम में पार्टिसिपेट करता है उसको सीजन दिया जाता है, चाहे प्लेयर उसका इस्तेमाल करे या ना करे। और अब यहाँ पे सुका को शक हो रहा होता है कनामी के ऊपर, उसको ऐसा लगता है कि कनामी उससे अपना सीजन छुपा रहा है। और यहाँ पे कनामी उससे बोलता है कि
तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं ताकि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो। तो यहाँ पे सुका बोलती है कि अपना बैग खोल के दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि उसके अंदर कोई हथियार तो नहीं है। और यहाँ पे कनामी फंस जाता है क्योंकि कनामी अपने बैग के अंदर गन लेकर के आया था और यहाँ पे सुका हमला करने वाली होती है कनामी के ऊपर। तो कनामी सोचता है कि उसे यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन वहाँ से भाग नहीं पाता क्योंकि सुका के पास इस फैक्ट्री के सारे कंट्रोल होते हैं, इसलिए सारे गेट को पहले बंद कर देती है और अब कनामी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है, उसे ना चाहते हुए सुका के साथ लड़ना होगा। और यहाँ पे कनामी अपने बैग से स्टैंड गन निकालता है, तुरंत हमला करने वाला होता है सुका के ऊपर, लेकिन यहाँ पे सुका उसके स्टैंड गन को तुरंत ही तोड़ देती है और इसके बाद कनामी लगातार सुका से बचते हुए इधर-उधर भाग रहा होता है। भागते समय कनामी लगातार यही सोच रहा होता है कि काश उसके पास गन आ जाती ताकि वो यहाँ पे सुका से लड़ सकता, और तभी उसके हाथ में गन आ जाती है और उस गन से लगातार सुका के ऊपर हमला करने लगता है। और यहाँ पे सुका डिफेंस मोड पे आ जाती है, अब लगातार हमला कर रही होती है कनामी के ऊपर और वो सोच रही थी कि कनामी ने अपना सीजर उससे जान से छुपाया था ताकि वो एन वक्त पे इस्तेमाल कर सके, उसकी जान ले सके। और यहाँ पे कनामी को समझ में आ जाता है कि अभी भी जो उसके हाथ में गन आया है वो इसलिए आया क्योंकि उसने अपने सीजर का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे कनामी समझ जाता है कि शायद जो भी चीज बोलेगा, जो हथियार वो मंगाना चाहता है वो हथियार उसके सामने आ जाएगा। अब इसके बाद कनामी को आइडिया आता है, वो सबसे पहले तो एक और गन मंगाता है और उसके बाद उसको एक जगह पे रख देता है और फिर दूर खड़ा लगातार उस गन से शूट कर रहा होता है। अब यहाँ पे सुका को जैसी गोलियों की आवाज आती है वो तरफ चली जाती है, लेकिन देखती है कि वहाँ पे कनामी नहीं है। तभी कनामी पीछे से आकर उस पर हमला करता है, उसे गन पॉइंट पे रखता है और बाद में उसको बोलता है सरेंडर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे सुका बोलती है कि अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे जाल के अंदर फंस जाए तो तुम्हें तुरंत उसे गोली मार देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कनामी बोलता है कि फिलहाल के लिए तुम दोनों सर्वाइव करने वाले हैं और सुका समझ जाती है कि कनामी को इस गेम के बारे में कुछ नहीं पता। फिर सुका बताती है कि जब भी दो प्लेयर के बीच में डेथ मैच स्टार्ट होता है तब एक प्लेयर का मरना तय है, लेकिन इस डेथ गेम को रोका जा सकता है जब दोनों में से कोई एक प्लेयर सरेंडर कर दे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सुका भी सरेंडर कर देती है, लेकिन सरेंडर करने की वजह से सुका के जो गेम के कुछ पॉइंट्स थे वो कनामी के पास चले जाते हैं और इस बैटल को जीत लेने के बाद कनामी वहीं पे बेहोश हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम ग्रीन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि कनामी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है। और यहाँ पे जब कनामी की आंख खुलती है तो एक शानदार जगह पे होता है, वो ये भी देखता है कि सुका के साथ एक ही बेड पे है और यहाँ पे सुका से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ परिवार बनाना चाहते हो। अब ये सुनती है कनामी शर्मा रहा होता है और सोचता है कि उसे क्या बोलना चाहिए। तभी सुका बोलती है कि अपने दिमाग में कुछ भी ख्याल मत लाओ क्योंकि मैं यहाँ पे क्लैन बनाने की बात कर रही हूँ, क्योंकि डार्विन गेम के अंदर आप खुद का क्लैन बना सकते हो और उसी क्लैन को लोग परिवार बोलते हैं। अब यहाँ पे दोनों जब कहीं जा रहे होते हैं तब यहाँ पे सुका उसको सारी बात बताती है। वो बोलती है कि अभी जहाँ पे हम थे वो गेम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है शेल्टर है और यहाँ पे कोई भी प्लेयर आकर के रह सकता है, लेकिन उसे अपने गेम के पॉइंट्स देने होंगे यहाँ पे कुछ दिन रहने के लिए और चाहो तो तुम एक हफ्ता भी रह सकते हो। और यहाँ पे रहने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब तक तुम यहाँ पे रहोगे तब तक कोई भी प्लेयर तुम्हें चैलेंज नहीं कर सकता फाइट के लिए। और इसके अलावा इस गेम के अंदर तुम जितने पॉइंट जीते हो उन सबको तुम कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। फिर यहाँ पे कनामी कहीं जाने वाला होता है और कनामी जाने से पहले बोलता है सुका को कि तुमने मुझसे पूछा था कि क्या तुम मेरे साथ क्लैन बनाना चाहते हो, तो इसका जवाब है हाँ, मैं तुम्हारे साथ क्लैन बनाने को तैयार हूँ। और यहाँ पे कनामी सोचता है कि उसे घर जाना चाहिए, लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसके पास कैश नहीं है टैक्सी को देने के लिए। तब वो जाता है अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकालने के लिए और यहाँ पे देख कर हैरान था कि उसके बैंक अकाउंट के अंदर 1 मिलियन है। वो समझ जाता है कि 1 मिलियन उसको मिले हैं 10 पॉइंट के बदले और ये 10 पॉइंट किसी और नहीं बल्कि सुका के होते हैं जो कि कनामी को दे दिए गए थे जब सुका ने सरेंडर कर लिया था। और यहाँ पे कनामी ये बात समझ जाता है कि क्यों उसके दोस्तों ने इस गेम को ज्वाइन किया था, लेकिन कनामी की नजरों में पैसे बेकार होते हैं क्योंकि अगर इस गेम को आप खेल रहे हो तो लगातार मौत का खतरा रहेगा और अगर आप मर गए तो पैसे बेकार है। तभी कनामी को गेम की तरफ से कॉल नोटिफिकेशन आता है। जब कनामी गेम को ओपन करता है तो उसमें लिखा होता है ट्रेजर हंट। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यहाँ पे दो प्लेयर्स को आपस में लड़ते हुए। यहाँ पे लड़की को हरा देती है और बाद में लड़का उससे पूछता है कि पहले मुझे लगा था कि 12 प्लेयर्स को किसी और ने बल्कि एस ग्रुप ने हराया होगा, लेकिन मैं गलत था, वो काम तुमने किया था। लेकिन यहाँ पे लड़की कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों जब घूम रहे होते हैं एक साथ, तब यहाँ पे सुका को सारे रूल्स समझाती है गेम से रिलेटेड। वो उसकी बात बताती है कि गेम का कभी भी पूरा नाम मत लेना सबके सामने, और अगर तुम्हें किसी को गेम के बारे में बताना है तो डी गेम या फिर डेथ गेम का ही इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो या तो तुम्हें टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा किसी और जगह पे, नहीं तो तुम्हारी जान ली जाएगी। इसके बाद दोनों पार्क में आ जाते हैं और यहाँ पे कनामी सुका से पूछता है कि तुमने इस गेम को ज्वाइन क्यों किया था, लेकिन सुका इसका कोई जवाब नहीं देती। फिर हम देखते हैं कि दोनों मॉल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे सुका बोलती है कि मेरे को अपने कपड़े लेने हैं। इसके बाद सुका ट्रायल रूम के अंदर चली जाती है कपड़ों को ट्राई करने के लिए और कनामी बाहर खड़ा होता है और यहाँ पे रेन को देखते हैं जो कि किसी आदमी को बता देती है कनामी की सारी इंफॉर्मेशन और बता देती है कि कनामी इस समय कहाँ पे है। और ये आदमी भी उस मॉल में पहुंच जाता है जहाँ पे कनामी होता है। तभी वो आदमी कनामी के एकदम पास आ जाता है और यहाँ पे कनामी को देखते हैं जो लगातार अपने गेम के बारे में सोच रहा होता है। तभी आदमी कनामी के एकदम पास आकर उसका फोन ले लेता है और बाद में बोलता है कि हम कहीं और चलकर बात कर सकते हैं। फिर मॉल से बाहर आ जाने के बाद आदमी कनामी को बोलने लगता है कि तुम अपने फोन को लेकर बहुत केयरलेस हो, याद रखना कि इस फोन को खोना मत, क्योंकि अगर फोन खो गया तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम्हारा अगला बैटल किसके साथ है और तुम अपने अपोनेंट की लोकेशन भी नहीं पता कर पाओगे और ऊपर से सेल्टर भी नहीं खरीद सकते हो। और यहाँ पे कनामी को डर लग रहा होता है, उसको ऐसा लगता है कि कहीं आदमी मेरा फोन ना तोड़ दे। फिर इसके बाद दोनों सुनसान गली में आ जाते हैं और यहाँ पे आदमी बताने लगता है कि तुम बहुत पॉपुलर हो गए उस गेम के अंदर, क्योंकि पहले तो तुमने पांडा को हराया और उसके बाद तुमने सुका को भी हरा दिया और साथ में बात नहीं पता होगी लेकिन सुका एक ए रैंक की प्लेयर है जिसको आज तक कोई नहीं हरा पाया इस गेम के अंदर। और मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खास है कि तुमने सुका जैसे प्लेयर को हरा दिया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे बैटल करने वाला हूँ। कनामी को समझाता भी है कि मैं इस गेम में गलती से फंस गया हूँ और मेरे यहाँ पे कोई इरादा नहीं किसी को मारने का, लेकिन आदमी कनामी की कोई बात नहीं सुनता, उस पर हमला कर देता है। और यहाँ पे सुका जब चेंजिंग रूम से बाहर आती है तो कनामी वहाँ पे नहीं होता और तभी उसको रिन का कॉल आता है और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे सुका ने एक्चुअली रिन को पैसे दिए थे ताकि वो एस क्लैन के और डेंजो बॉक्सिंग क्लब के बारे में पता लगा सके और इन दोनों के बारे में जितना भी इनको पता चला था वो सारा सुका को बता देती है। फिर इसके बाद सुका पूछती है कि कनामी कहाँ पे है और मैं तुम्हें इसके लिए पैसे भी दूंगी और ज्यादा पैसे मिलने के बाद रिन बता देती है कि मैंने किस प्लेयर को कनामी की इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन इधर पे कनामी पिट रहा होता है और उसका जो ओपोनेंट होता है वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने सुका जैसे ए रैंक के प्लेयर को हरा दिया। लेकिन यहाँ पे कनामी बोलता है कि तुमने गलती की मुझे कमजोर समझ के, और तभी यहाँ पे कनामी स्टैंडर मंगाता है और तुरंत उसके पांव पे हमला करता है, जिसके बाद आदमी पीछे हो जाता है। फिर कनामी एक और बार हमला करने चला जाता है आदमी के ऊपर, लेकिन इस बार आदमी तैयार होता है और कनामी को एक लात मार के पीछे कर देता है। फिर कनामी बोलता है कि तुमने मुझे पीछे तो कर दिया लेकिन तुम्हारा फोन मेरे पास है, इसे सरेंडर कर दो, इससे पहले मैं तुम्हारा फोन तोड़ दूं। अब वहाँ पे सुका भी आ जाती है और आदमी समझ जाता है कि सरेंडर करना ही होगा और इस आदमी सरेंडर कर देने के बाद ये गेम यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद आदमी अपने बारे में बताता है, बोलता है कि मैं डेंजो बॉक्सिंग क्लब का मेंबर हूं और मेरा नाम है टेंजी। लेकिन तभी ट्रेजर हंट स्टार्ट हो जाता है और तीनों प्लेयर एक जगह पे फ्रीज हो जाते हैं और ये सब देखकर कनामी घबरा रहा होता है। तो सुका बोलती है कि चिंता मत करो, हम बस एक दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट होने वाले हैं, लेकिन हम दोनों एक ही जगह पे टेलीपोर्ट नहीं होंगे, इसलिए हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि हम लोग एक दूसरे को ढूंढें। अब यहाँ पे तीनों अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं और यहाँ पे कनामी टेलीपोर्ट होकर रूम के अंदर आ जाता है। तभी फोन में नोटिफिकेशन आता है और इस गेम से रिलेटेड हर रूल को बताया जाता है। रूल ये है कि हर प्लेयर को 24 घंटे के अंदर 3 रिंग कलेक्ट करनी है, लेकिन इस गेम के अंदर प्लेयर्स ज्यादा हैं और रिंग कम है। इसका मतलब ये है कि बाकी प्लेयर्स को एक दूसरे की जान लेनी पड़ेगी रिंग को कलेक्ट करने के लिए। और ऊपर से इस गेम के अंदर सर्च फीचर को डिसेबल कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हर प्लेयर को खुद से ढूंढना होगा बाकी प्लेयर्स को और जितने भी रिंग्स हैं उन सबके ऊपर एक स्टोन है और हर स्टोन का अपना एक पॉइंट है और इस रिंग को आप तभी ढूंढ पाओगे जब आप गेम का कैमरा इस्तेमाल करोगे। और यहाँ पे कनामी जैसे कैमरा ऑन करता है तो उसको रूम के अंदर ही पहला रिंग मिल जाता है। अब जब कनामी इस रिंग को पहनता है तो ये नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब वो कैमरे से देखता है तो पता चलता है कि इस रिंग के ऊपर रूबी स्टोन लगा हुआ था और इसका पॉइंट है टोटल 5000 और अगर इसे कैश में कन्वर्ट किया जाए तो टोटल 50 मिलियन येन होते हैं। और गेम का बस आखिरी रूल ये है कि अगर कोई भी प्लेयर 24 घंटे से पहले 3 रिंग नहीं ढूंढ पाया तो उसको मार दिया जाएगा। और इधर पे हम रिंग को देखते हैं जो कि उसी बिल्डिंग के अंदर टेलीपोर्ट होती है जहाँ पे कनामी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एस क्लैन के लीडर बैंक को जो बहुत खुश होता है। उसकी खुशी का कारण ये होता है कि जो इवेंट है ये शिबुया शहर के अंदर करवाया जा रहा है और उसको इस शहर के हर एक जगह के बारे में अच्छे से पता है। तभी प्लेयर जिसके पास फायर की पावर है वो बैंक के सामने आकर उस पर हमला करने लगती है, लेकिन यहाँ पे फायर का कोई भी असर नहीं होता बैंक के ऊपर और बैंक तुरंत धक्का देता है उसे बिल्डिंग से नीचे और यहाँ पे 300 प्लेयर में से एक प्लेयर हो जाता है कम। लेकिन यहाँ पे बहुत अजीब चीज देखने को मिलती है कि जैसे गेम स्टार्ट होता है तुरंत शहर में अजीब सा साउंड सुनाई देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी नॉर्मल लोग हैं जो इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो लोग अपने घर चले जाते हैं। अब यहाँ पे कनामी सोचता है इस बिल्डिंग से बाहर निकलने की, लेकिन जैसे वो गेट खोलता है वो अपने सामने बॉडी की आउटलाइन देखता है और ये देखने के बाद वो समझ जाता है कि यहाँ पे काफी सारे प्लेयर्स हैं और उन लोगों ने एक दूसरे की जान लेना स्टार्ट कर दिया है। फिर वो लिफ्ट की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पे लिफ्ट ऊपर आ रही थी। जब अपने कैमरे से चेक करता है तो पता चलता है कि लिफ्ट के अंदर रिंग है, इसका मतलब कोई एक प्लेयर है जो ऊपर आ रहा है। फिर यहाँ पे कनामी छुप जाता है ताकि उस प्लेयर के ऊपर नजर रख सके और जैसे वो प्लेयर लिफ्ट से बाहर आता है उसके पास AK-47 होती है, वो तुरंत ही देख लेता है कनामी को उस पर हमला करने लगता है। तो यहाँ पे कनामी सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन सीढ़ियों को ब्लॉक कर दिया जाता है पेड़ के तने से और यहाँ पे कनामी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको जाना होगा लिफ्ट से ही। यहाँ पे कनामी जब लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा था तो देखता है कि वहाँ पे वो प्लेयर नहीं है, वो सोचता है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन जैसे वो लिफ्ट बुलाता है तुरंत वहाँ पे प्लेयर आ जाता है। अब यहाँ पे कनामी अपनी जान बचाने के लिए उस प्लेयर को अपना रिंग दे देता है और बोलता है कि मेरा रिंग लो मुझे जाने दो। अब यहाँ पे जो प्लेयर है वो भी कनामी की जान नहीं लेता क्योंकि उसको पता है कि इस गेम के अंदर केवल रिंग के ही पॉइंट्स हैं, यानी कि आप किसी प्लेयर की जान ले भी लोगे तो उसके आपको कोई पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। फिर प्लेयर रिंग उठाता है लिफ्ट से कहीं चला जाता है और यहाँ पे कनामी लिफ्ट के बाहर खड़ा था। वो लगातार सोच रहा था कि मैंने गेम का लिंक ओपन ही क्यों किया था, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज मैं शायद इस सिचुएशन में नहीं फंसता। तभी वहाँ पे रिंग आ जाती है और वो कनामी से बोलने लगती है कि मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं लिफ्ट से कभी नहीं जाती। कनामी से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो और तभी यहाँ पे कनामी के सामने लिफ्ट ओपन होती है। वो देखता है कि लिफ्ट के अंदर वही प्लेयर है जिससे थोड़ी देर पहले उसने अपना रिंग दिया था और वो मर चुका है। फिर यहाँ पे रिंग बताती है कि हमारी बिल्डिंग के अंदर एक ऐसा प्लेयर भी है जो कि पेड़ के ब्रांचेस को कंट्रोल
कर सकता है और उसने सीढ़ी को ब्लॉक कर दिया था ताकि हर एक प्लेयर लिफ्ट का सहारा ले, और अगर कोई भी प्लेयर लिफ्ट लेता है नीचे जाने के लिए
तो उसकी जान चली जाएगी। और फिर यहाँ पे रिन बोलती है कि हम दोनों को मिलकर खेलना होगा, तभी हम इस बिल्डिंग से बाहर निकल सकते हैं। अब यहाँ पे कानामी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता और वो इसलिए मान जाता है। अभी तक हम काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि इन सभी प्लेयर्स को देख रहे होते हैं खेलते हुए, उनको ये गेम बहुत पसंद आ रहा था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी सभी प्लेयर्स की रैंक भी बताई जाती है। नंबर 1 पे होती है सुका, जिसके पास 6 रिंग्स हैं। दूसरे नंबर पे आता है एस क्लैन और तीसरे नंबर पे वही प्लेयर है जिसने पूरी बिल्डिंग के ऊपर कब्जा करके रखा है। और यहाँ पे कानामी और रिन जब जा रहे होते हैं तो रिन को बताती है कि इस प्लेयर के बारे में बहुत अजीब बात है, वो कभी किसी के सामने नहीं आता और ज्यादातर वो हमेशा चुपके हमला करता है। और तभी इन दोनों के सामने डेड बॉडी का आउटलाइन आ जाता है। इसको देखने के बाद कानामी बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई प्लेयर मरता है तो उसकी बॉडी का आउटलाइन चारों तरफ बन जाते हैं। लेकिन लिफ्ट के अंदर हमने जो डेड बॉडी देखी थी उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि काफी सारे प्लेयर्स अभी भी जिंदा हैं और जिस प्लेयर ने पूरी बिल्डिंग के ऊपर कब्जा करके रखा है वही प्लेयर इन सबकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पे कानामी जैसे अपना कैमरा ऑन करता है, वॉल की तरफ घुमाता है अपना फोन, वहाँ पे 3 रिंग उसकी तरफ आ रहे थे। यहाँ पे कानामी समझ जाता है कि तीनों प्लेयर की जान लेना चाहते हैं और दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी 3 प्लेयर उनकी तरफ पहुंच जाते हैं और उन पे लगातार अटैक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे रिन अपने बैग के अंदर से ग्रेनेड निकालती है और तीनों पे हमला कर देती है और उसके बाद कानामी को वहाँ से लेकर के भागने लगती है। कानामी फिर से अपना कैमरा ऑन करता है, उसे पता चलता है कि तीनों प्लेयर उसी की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पे कानामी सोच रहा होता है कि तीनों को हमारी लोकेशन कैसे पता चल रही है, क्योंकि हम दोनों में से किसी के पास भी रिंग नहीं है। और तभी उसकी नजर जाती है सिक्योरिटी कैमरा पे और समझ जाता है कि कैमरा के जरिए हम दोनों पे नजर रखी जा रही है। इसके बाद कानामी एक एक करके सभी कैमरा को तोड़ रहा होता है और यहाँ पे जो प्लेयर होता है समझ जाता है कि कानामी के पास कम से कम इतना दिमाग तो है कि उसे पता चल गया कि मैं उसके ऊपर कैसे नजर रख रहा हूँ। और यहाँ पे इस प्लेयर की बहुत मुश्किल हो जाती है इन दोनों को ढूंढना। लेकिन तभी अपने सारे प्लेयर्स को बोलता है कि काम करो, हर रूम को जाकर चेक करो, कहीं ना कहीं वो दोनों छुपे होंगे। और ये दोनों ही एक रूम के अंदर छुपे होते हैं और यहाँ पे लोग अपने फोन का कैमरा लगातार ऑन रखते हैं ताकि देख सके कि बाकी प्लेयर्स उनकी तरफ आ रहे हैं कि नहीं। लेकिन दोनों को बात अच्छे से पता है कि दोनों ज्यादा यहाँ पे नहीं छुप सकते, इनको प्लान ढूंढना होगा यहाँ से बाहर निकलने का। और थोड़ी देर बाद वो सारे प्लेयर्स उस रूम में पहुंच जाते हैं जिस रूम के अंदर दोनों छुपे हुए थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि दोनों यहाँ से भाग चुके थे। और तभी बिल्डिंग के अंदर धमाका होता है जो कि रिन करती है। रिन यहाँ पे लगातार सीढ़ियों के ऊपर धमाका कर रही थी ताकि पेड़ के जो ब्रांचेस है वहाँ से हट जाए, लेकिन एकदम से कुछ नहीं होता। और यहाँ पे आवाज का पीछा करते हुए चारों प्लेयर उस तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ पे रिन होती है और वो चारों मिलकर हमला करने लगते हैं रिन के ऊपर। और तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है रिन का और हमें पता चलता है कि जब रिन स्कूल में हुआ करती थी तभी उसको एक लिंक भेजा गया था गेम का और तब से उस गेम में फंस चुकी है। और उसका सीजन ये है कि वो हर एटम के मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकती है और इस दुनिया की हर एक चीज एटम से बनी हुई है। तो यहाँ पे रिन को पता होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस समय कहाँ पे है और बाद में कहाँ जाएगा। और यही कारण है कि यहाँ पे रिन जो है हर एक बुलेट को डॉज करती है और बाद में ऊपर चली जाती है और चारों प्लेयर्स का पीछा करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर भाग लेने के बाद कानामी भी अपना गन निकालती है और लगातार इन पे हमला कर रही होती है और एक दो प्लेयर की जान ले भी लेती है। लेकिन इधर पे जो प्लेयर जो पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल कर रहा है वो लगातार सोच रहा है कि कानामी कहाँ गया, क्योंकि मुझे कानामी दिख नहीं रहा। और तभी उसको धमाके की आवाज सुनाई देती है फर्स्ट फ्लोर पे और इस फ्लोर के ऊपर कानामी इसलिए आ पाया क्योंकि वो लगातार विंडो से होता हुआ आया है। और यहाँ पे प्लेयर सोच रहा था कि उसने गलती कर दी कानामी को कमजोर समझ के। अब यहाँ पे कानामी कंट्रोल रूम के अंदर जाने के लिए एक और बम का सहारा लेने वाला था, लेकिन तभी उसके सामने दूसरा प्लेयर भी आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम दोनों आपस में लड़ने वाले हैं। और लड़ाई से पहले ये प्लेयर पेड़ के ब्रांचेस की मदद से एक शील्ड बना लेता है और ये शील्ड इतना ज्यादा मजबूत होता है कि यहाँ पे कानामी लगातार हमला कर रहा होता है गोलियों से, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद ये प्लेयर जब कानामी के ऊपर हमला करता है तो वो लगातार पीटता रहता है कानामी को, वो तब तक कानामी को पीटता है जब तक कानामी बेहोश नहीं हो जाता। और यहाँ पे जब कानामी बेहोश हो जाता है तो एक सपना दिखता है, वो देख पा रहा था कि उसके जैसे दिखने वाला आदमी उसको बता रहा है कि तुम्हारी जो सीजन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बस तुम उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे। और तभी कानामी को होश आता है और यहाँ पे कानामी सोच रहा होता है कि क्यों उसको बोला था आखिर तक सर्वाइव करने के लिए, इसलिए मैं सर्वाइव करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे कानामी अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके कुछ स्पेशल बुलेट और मशीन गन ले आता है और जब कानामी इस मशीन गन से हमला कर रहा है दूसरे प्लेयर पे तो दूसरे प्लेयर का जो शील्ड होता है वो लगातार टूट रहा है। लेकिन यहाँ पे प्लेयर हार नहीं मानता, उसका शील्ड भले टूट रहा होता है लेकिन फिर भी सोचता है कि कानामी के ऊपर वो हमला करेगा और इस बार वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल भी करेगा। लेकिन जैसे ही कानामी के ऊपर हमला करने जाता है तुरंत ही सामने उसको अपनी बेटी दिखाई देने लगती है और यहाँ पे प्लेयर रुक जाता है और फिर हम देखते हैं कि पूरा गेम बदल जाता है और अब इस फाइट का पूरा कंट्रोल आ जाता है कानामी के पास। और जो प्लेयर नीचे पड़ा होता है वो लगातार अपनी बेटी से माफी मांगता है और उसके बाद कानामी को बोलता है कि तुम चाहो तो मेरी जान ले सकते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे को दिल की बीमारी है और मैं वैसे भी मरने वाला हूं। और ये सुनने के बाद कानामी बोलता है कि फिर मैं तुम्हें क्यों मारूं, क्योंकि तुम तो ऐसे भी मरने वाले हो, तो मैं तुम्हें जाने देता हूं। तभी वहां पर रिन आती है और इस प्लेयर से पूछने लगती है कि इस बिल्डिंग के अंदर टोटल कितने रिंग्स हैं। ये प्लेयर बताता है कि इस बिल्डिंग के अंदर टोटल 24 रिंग्स हैं। इसके बाद यहाँ पे रिन बोलती है कि जब हम लोग आपस में लड़कर अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे तब उतने देर में काफी सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ने मिलकर के काफी सारे रिंग इकट्ठा कर लिया है और इस समय अगर किसी के पास सबसे ज्यादा रिंग है तो वो एस क्लैन के पास है। और फिर यहाँ पे कानामी बोलता है कि हमें भी अपना क्लैन बनाना होगा, तो क्या बोलते हो हम लोग एक साथ मिलकर यहाँ पे लड़ सकते हैं ताकि यहाँ से बाहर निकल सके। फिर इतना बोलने के बाद कानामी चला जाता है रूम के अंदर आराम करने के लिए। जब वो सो रहा होता है तो उसको एक सपना आता है, उस सपने में देखता है कि क्लासरूम में है और वहाँ पे क्योदा के सामने है। वो क्योदा से पूछता है कि तुमने इस गेम को ज्वाइन क्यों किया था। क्योदा बताता है कि मैंने इस गेम को पैसे के लिए ज्वाइन किया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारा भी आ जाता है और क्योदा उसके साथ जाने लगता है। तब यहाँ पे कानामी बोलता है कि मैं भी तुम दोनों के साथ आना चाहता हूँ, लेकिन दोनों कानामी को मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हमारा वक्त पूरा हो गया लेकिन तुम्हारे पास भी वक्त है, इस गेम को पूरा करो और यहाँ से बाहर निकलो। और तभी कानामी की आंख खुलती है, वो देखता है कि फोन पे लगातार सुगा का मैसेज आ रहा है और यहाँ पे सुगा बोलती है कि मैं बहुत जल्द बिल्डिंग में पहुंच जाऊंगी जहाँ पे तुम हो। अब यहाँ पे सुगा को देखते हैं जो कि बेसिकली उन प्लेयर्स को मार रही होती है जो कि स्नाइपिंग कर रहे होते हैं और सुगा इन सभी प्लेयर्स से तंग आ जाती है क्योंकि उसको काफी सारी बिल्डिंगों के ऊपर स्नाइपर्स मिल रहे हैं। और फिर यहाँ पे सुगा डिसाइड करती है कि अंडरग्राउंड टनल से होकर जाएगी ताकि कोई भी स्नाइपर से देख ना पाए। लेकिन यहाँ पे छोटी सी बच्ची चुप करके उसे देख रही थी और जब कानामी अपने रूम से बाहर निकलता है तो रिन को मिलती है। रिन को बताने लगती है कि देखो अभी तक तो एस क्लैन ने कोई भी मूवमेंट नहीं की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रात में हमला कर सकते हैं। और यहाँ पे दोनों जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक और प्लेयर जिंदा होता है और ये वही प्लेयर होता है जिसने स्टार्टिंग में कानामी से रिंग ले ली थी और इस प्लेयर का नाम होता है र्यूजी। फिर यहाँ पे कानामी उस प्लेयर को 3 रिंग देता है और बोलता है कि देखो मैं बस चाहता हूँ तुम हमारा क्लैन ज्वाइन कर लो ताकि हम सब यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन र्यूजी इसके लिए नहीं मानता, वो बोलता है कि मुझे तुम्हारा क्लैन ज्वाइन नहीं करना। फिर यहाँ पे कानामी बोलता है कि ठीक है मैं जान तो नहीं लेंगे और तुम यहाँ से जाने भी देंगे, लेकिन बदले में बस इतना चाहता हूँ कि तुम हम पे हमला नहीं करोगे। और र्यूजी इसके लिए मान जाता है। फिर तीनों आपस में बात कर रहे थे कि हमारा क्लैन भी बहुत छोटा है, हम केवल 3 ही मेंबर्स हैं और अगर सुका में ज्वाइन करती है तो केवल 4 मेंबर्स होंगे, लेकिन तभी हम एस क्लैन का सामना नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे एस क्लैन का नाम सुनते ही र्यूजी रुक जाता है, वो तुरंत इनके पास वापस आता है, पूछता है कि क्या बात सच है कि एस क्लैन का लीडर वैंग भी इस गेम में शामिल है। और यहाँ पे बताती है कि हाँ वैंग इस गेम में शामिल हो रखा है। और इतना सुनने के बाद र्यूजी बोलता है कि मैं तुम्हारे क्लैन को ज्वाइन करूंगा। ऐसा लग रहा है कि र्यूजी को अपना बदला लेना है वैंग से। और इधर पे एस क्लैन के पास टोटल 32 रिंग्स हैं और सब लोग मिलकर प्लान बना रहे होते हैं बिल्डिंग के ऊपर हमला करने की। और ये वही बिल्डिंग होती है जिसके अंदर भी कानामी का क्लैन रह रहा है और इधर पे कानामी के क्लैन के जितने मेंबर्स होते हैं उनके पास टोटल जितनी रिंग्स होती हैं वो लोग सोचते हैं आपस में बांट लेने का। और तभी यहाँ पे रिन बोलती है कि बहुत अजीब चीज मैंने देखी है कि रिंग के ऊपर जितने भी रेयर स्टोन हैं उनके बहुत कम पॉइंट है, लेकिन ऐसे स्टोन जो बहुत जल्दी मिल जाते हैं उनके ज्यादा पॉइंट है। फिर यहाँ पे कानामी बोलता है कि तुमने सही कहा और ऊपर से मैं रूल्स को लगातार चेक कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि रूल्स में कुछ गलत है। तभी यहाँ पे र्यूजी बोलता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन अभी हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम इस क्लैन को कैसे हरा सकते हैं। और यहाँ पे फ्लोरिश कानामी से पूछता है कि तुम्हारी दोस्त आने वाली थी ना तो वो अभी तक आई क्यों नहीं। और यहाँ पे कानामी बोलता है कि मैं भी यही सोच रहा था कि अभी तक से वो यहाँ पे आई क्यों नहीं। और तभी कानामी को मैसेज आता है सुका का जिसमें सुका बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जब सुका इस अंडरग्राउंड एरिया से जा रही होती है तभी कोई हमला कर देता है पानी से और इस तरीके की पावर से पहली बार सामना हो रहा है सुका का। इससे सुका यहाँ से भागने लगती है लेकिन तभी छोटी सी लड़की जो सुका का पीछा कर रही थी वो वहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे सुका बोलती है कि अच्छा तुम मेरे सामने आ गई, मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं तुम्हारी जान लेने वाली हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सुका तुरंत अपने चैन से हमला कर देती है इस लड़की के ऊपर, लेकिन लड़की वॉल बना देती है वाटर का, लेकिन वाटर की जो वॉल है वो चेन को रोक नहीं पाती और फिर इस चेन को रोकने के लिए लड़की पूरे पानी को जमा देती है जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन भी जम जाता है और चेन टूट जाता है। अब यहाँ पे सुका भी चीज देखकर हैरान थी क्योंकि इस तरीके की पावर से सुका पहली बार लड़ रही है, इससे सुका सोचती है यहाँ से भागने का और वो लगातार भाग रही होती है, लेकिन लड़की सुका को कहीं जाने देती है और वहीं पे फंसा लेती है। अब हम देखते हैं कि कानामी सोच रहा होता है कि उसे सुका की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, कहीं सुका उसके साथ मजाक तो नहीं करी। तब यहाँ पे रिन बोलती है कि ऐसा हो नहीं सकता कि सुका इस समय मजाक करे और यहाँ पे कानामी सोचता है कि उसे जाना चाहिए सुका की मदद करने के लिए, लेकिन रिन बोलती है कि संभल के क्योंकि उसका जो ओपोनेंट है वो बहुत पावरफुल है, यही कारण है कि सुका ने तुमसे मदद मांगी है। और यहाँ पे कानामी और र्यूजी चले जाते हैं सुका की मदद करने के लिए और यहाँ रास्ते में र्यूजी बोलता है कि तुम काफी सारे रिंग्स को क्रिएट क्यों नहीं कर देते जिसके बाद हम इस गेम को जीत जाएंगे और हमारे पास खूब सारे पैसे भी होंगे। लेकिन यहाँ पे कानामी बोलता है कि रिंग फोन पैसे और कार जैसी चीजों को रिक्रिएट नहीं कर सकता और इसका कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि जो भी चीज रिक्रिएट करता है वो अगले दिन गायब हो जाती है। इसके बाद कानामी पूछता है र्यूजी से कि तुम्हारा सीजल क्या है, लेकिन यहाँ पे र्यूजी बोलता है कि मेरे सीजल के बारे में जान के क्या करोगे, वो इतना खास भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे र्यूजी के पास एक सीजल होता है उसका नाम होता है लाइट डिटेक्टर जहाँ पे किसी का भी झूठ पकड़ सकता है और इधर पे रिन बिल्डिंग के ऊपर खड़े रहकर लगातार स्नाइपिंग कर रही थी ताकि दोनों को कवर दे सके। लेकिन इसके अलावा रिन लगातार रिंग को देख रही होती है तभी उसका ध्यान इस बात पे जाता है कि रिंग के ऊपर क्यूआर कोड है, जब उसको स्कैन करती है तो उसमें कुछ नंबर लिखे आते हैं। अब वहाँ पे फ्लोरिश भी आ जाता है, वो रिंग को ऐसा करते देख लेता है, बाद में वो अपने रिंग को भी लगातार स्कैन कर रहा होता है और उसको भी काफी सारे नंबर दिखाई दे रहे होते हैं। और अभी दोनों अंडरग्राउंड एरिया तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे सुका ने बोला था मेरी मदद करने के लिए आ जाओ। अभी दोनों जब आगे जा रहे थे तभी एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है और इस बच्ची का नाम होता है रैमी और ये बोलती है कि मुझे मत मारना, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई
आई हूँ। और यहाँ पे यूजी बोलता है कि बच्ची सही बोल रही है। इसके बाद जब दोनों आगे बढ़ने लगते हैं तब रेमी दोनों को रोकती है और बोलती है कि तुम्हें अंडरग्राउंड एरिया में नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोनों उसकी बात नहीं सुनते और जब दोनों जगह पहुंचते हैं जहाँ पे सुका ने उनको बुलाया होता है तो लोग देखकर हैरान थी कि पूरा एरिया पानी से भरा हुआ है। लेकिन
इसके अंदर हम देखते हैं सुगा को, जो कि किसी को पकड़ करके लगातार कोशिश कर रही थी कि वो पानी के अंदर ना डूबे और लगातार कानामी का वेट कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे सुगा थक चुकी थी और उसका हाथ छूट जाता है और वो पानी में डूब रही होती है। लेकिन बाहर खड़ा कानामी बोलता है कि मुझे पानी के अंदर जाना होगा सुगा की जान बचाने के लिए। तब यूजी बोलता है कि तू पागल बनती है, क्योंकि अगर तुम पानी के अंदर जाओगे तो हो सकता है तुम्हारी जान चली जाए। लेकिन कानामी तभी पानी के अंदर जा रहा होता है और जाने से पहले कानामी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया के अंदर, लेकिन मैं अपने क्लैन के किसी भी मेंबर को मरने के पीछे नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलने के बाद कानामी पानी के अंदर चला जाता है और यहाँ पे यूजी लगातार पूछ रहा होता है रेमी से कि तुम्हें कुछ तो पता होगा कि किसने किया है। अब यहाँ पे रेमी डर जाती है, वो तुरंत उसके ऊपर हमला करती है और बाद में स्टोर के अंदर छुप जाती है। यहाँ पे यूजी भी स्टोर के सामने आ जाता है, लगातार बोल रहा होता है बाहर निकलने के लिए। लेकिन यहाँ पे रेमी खुद से बात की जा रही थी और बोल रही होती है कि मुझे हम दोनों के लिए 6 रिंग कलेक्ट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे रेमी हम दोनों के बारे में से बात कर रही होती है कि उसका ट्विन ब्रदर होता है। फिर यहाँ पे रेमी डिसाइड करती है कि उसे प्लान बनाना होगा ताकि स्टोर से बाहर निकल सके। और तब हम देखते हैं कि स्टोर के अंदर से फोन की आवाज आ रही होती है। फिर यूजी स्टोर के अंदर आ जाता है और यहाँ पे यूजी देखता है फोन को। यहाँ पे यूजी सोच रहा होता है कि चाल है उसने जानबूझकर अपना फोन यहीं पे छोड़ दिया है, क्योंकि कोई भी प्लेयर अपना फोन छोड़ेगा जबकि हर प्लेयर को पता है कि बिना फोन तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे फोन की घंटी बजने लगती है, तब यूजी जा रहा होता है फोन की तरफ उसको देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे रेमी लगातार कैमरे से उसके ऊपर नजर रख रही थी और जैसे यूजी फोन के पास पहुंचता है तुरंत रेमी हमला कर देती है पानी की मदद से और उसको फ्रीज कर देती है वहीं पे। इसके बाद रेमी वहां पे आती है और यूजी की जान लेने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि रेमी अपने हाथ पकड़ के बोलती है कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इधर पे हम देखते हैं कानामी को, जो कि पानी के अंदर जा रहा होता है, तब उसको वॉल मिलती है जो कि आइस से बनी होती है और इस वॉल को तोड़ने के लिए तुरंत अपने हाथ में बंदूक मंगाता है और लगातार उसमें निशान लगा रहा होता है। फिर जब वॉल टूटती है तो उसके दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन इस तरफ सुगा दिखाई नहीं देती। फिर अपने फोन का कैमरा चेक करता है तो पता चलता है कि पानी के नीचे काफी सारी रिंग्स हैं और समझ जाता है कि सुगा नीचे है। वो सुगा को ऊपर तो ले आता है लेकिन सुगा अभी भी आंख नहीं खोल रही होती है। और यहाँ पे कानामी को पता है कि अगर सुगा को यहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश करेगा तो उतनी देर में सुगा की बॉडी है ठंडी पड़ जाएगी। इसलिए कानामी यहीं पे उसको सीपीआर देने लगता है, जिसके बाद सुगा को होश आ जाता है और होश में आती तुरंत सुगा से किस करती है और बाद में उसको शुक्रिया बोलती है। फिर यहाँ पे सुगा बोलती है कि तुमने मुझसे एक बार पूछा था ना कि मैंने गेम क्यों ज्वाइन किया था। फिर कानामी बोलता है कि तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे सुगा बताती है कि तुम्हें जाने का पूरा हक है। और यहाँ पे पता चलता है कि एक्चुअली सुगा के जो डैड थे वो भी इस गेम को खेला करते थे, लेकिन एक दिन एक अनजान आदमी उनके घर पे आ जाता है और यहाँ पे सुगा के डैड और उसकी मां की जान ले लेता है। हो सकता है ये आदमी सुगा के डैड का अपोनेंट होगा, लेकिन ये बात सुगा को नहीं पता होती कि वो आदमी कौन है। और यहाँ पे सुगा डिसाइड करती है कि उस गेम को खेलेगी तब तक जब तक कि उस आदमी को ना ढूंढे जिसने उसके पेरेंट्स की जान ली है और बाद में उस आदमी की जान ले लेगी। ना केवल इतना ही बल्कि सुगा इस बात का पता लगाना चाहती है कि इस गेम के पीछे कौन है। और जब बैंक को पता चल जाता है कि हर रिंग के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, जिसके बाद बैंक सोच रहा होता है कि शायद रिंग को कलेक्ट करने से तुम्हें गेम नहीं जीत सकते और उसी समय 12 घंटे कंप्लीट जाते हैं गेम को। जिसके बाद हम देखते हैं कि डायमंड रिंग को भी चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और जब इस अपनी पूरी प्लानिंग कंप्लीट कर लेते हैं और बाद में बिल्डिंग के ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ कानामी और सुगा स्टोर में पहुंच जाते हैं और बाद में यूजी की जान बचा लेते हैं। और तभी रिंग का एक मैसेज आता है कानामी के लिए। वो मैसेज में लिखती है कि रिंग के ऊपर एक कोड लिखा हुआ है। अब वो कोड है किसी तरीके का नंबर सीक्वेंस है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अलावा अब बिल्डिंग के अंदर मत आना, क्योंकि अभी डायमंड रिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जिसके बाद खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। इसलिए जहां पे भी हो छुपे रहो। और यहाँ पे सुगा रेमी से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ये क्यों किया। रेमी बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ इसलिए किया ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं, ना केवल अपनी बल्कि अपने भाई की भी जान बचा सकूं। यहाँ पे सुगा बोलती है कि पर तुम तो एक ही हो। लेकिन यहाँ पे रेमी बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मेरा ट्विन ब्रदर भी मेरे साथ है। तो होता है कि रेमी ने एक्चुअली इस गेम को ज्वाइन किया ताकि उसका भाई बहुत पहले मर गया था और रेमी को किसी ने बताया था कि अगर उस गेम को ज्वाइन करेगी तो उसका भाई जिंदा हो जाएगा। और इस गेम को ज्वाइन करने के बाद रेमी को ऐसा लग रहा है कि उसका भाई उसके साथ है। लेकिन यहाँ पे सुगा बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, इस गेम में केवल आपको पैसे दिए जाते हैं, आप किसी भी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकते। और यहाँ पे सबको समझ में आ जाता है कि रेमी को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और यहाँ पे सुगा भी रेमी की जान बख्श देती है, क्योंकि यहाँ पे सुगा का ऐसा मानना था कि रेमी की वजह से वो कानामी और भी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। अब यहाँ पे लोग रेमी को भी अपने क्लब में शामिल कर लेते हैं और तभी कानामी को मैसेज आता है इनका, जिसको पढ़ने के बाद कानामी यहाँ पे सुगा को बोलता है कि तुम्हारे जितने भी रिंग्स हैं सबको फेंक दो, क्योंकि अब हम इस गेम का असली खजाना ढूंढेंगे और उसको पालने के बाद हम इस गेम से बाहर निकल जाएंगे। और वहीं पे दूसरी तरफ हम बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पे एस तैयार होता है बिल्डिंग के ऊपर हमला करने के लिए और ऊपर से रिंग सब देख रही थी। तब यहाँ पे फ्लोरिस्ट बोलती है कि कानामी के प्लान के अकॉर्डिंग हमें सारे रिंग्स यहीं पे छोड़ करके यहाँ से भागना होगा, लेकिन यहाँ पे फ्लोरिस्ट ऐसा करने से मना कर देता है। वो बोलता है कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में है और उसके इलाज के लिए मुझे खूब सारे पैसे चाहिए और तभी हो सकता है जब मैं सारे रिंग्स को कलेक्ट कर लूं। फिर यहाँ पे रिंग जाने से पहले बोलती है कि अगर आप मेरे फादर होते मुझे पता चलता कि आपने मेरे लिए अपनी जान दी है तो मुझे बहुत दुख होता। और इतना बोलने के बाद रिंग वहां चली जाती है। फिर यहाँ पे फ्लोरिस्ट बोलता है कि मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, क्योंकि मैंने चाहता कि मैं अपनी बेटी को अपनी बीमारी देकर चले जाऊं और इसलिए मैंने गेम ज्वाइन किया था ताकि मैं खूब सारे पैसे कमाऊं और सारे पैसे मेरी बेटी को मिल जाए, ताकि मेरे मर जाने के बाद मेरी बेटी ये ना सोचे कि उसके फादर ने उसके लिए कुछ भी किया नहीं। अब इस बिल्डिंग के अंदर एस क्लैन के सभी मेंबर्स आ जाते हैं और लोग सोच रहे होते हैं कि लिफ्ट से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैंक का जो राइट हैंड होता है वो बोलता है कि लिफ्ट के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है। इससे पहले मैं जाकर देखता हूं कि लिफ्ट में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है और उसका अंदाजा सही निकलता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरिस्ट अपने ब्रांच की मदद से उस पर हमला कर देता है, लेकिन इसके पास फायर की पावर थी जिसकी मदद से वो सारे ब्रांच को जला देता है और जिंदा ऊपर पहुंच जाता है और इसके बाद मैसेज करता है अपने बाकी सभी मेंबर्स को ऊपर आने के लिए। लेकिन इससे पहले कि सारे मेंबर्स ऊपर जा पाते तुरंत उनके पास फ्लोरिस्ट आ जाता है और वो एक करके सभी मेंबर्स की जान लेता है। यहाँ पे बैंक के राइट हैंड को समझ में नहीं आ रहा होता कि सबको आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है और जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है वो अपने सामने फ्लोरिस्ट को देखता है और यहाँ पे फ्लोरिस्ट बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे मेंबर्स ऊपर आने वाले हैं और ये सुनने के बाद उसको गुस्सा आने लगता है और तुरंत अपने फायर पावर का इस्तेमाल करके फ्लोरिस्ट के ऊपर हमला कर देता है। अभी तक हम रिंग को देखते हैं जो कि बिल्डिंग से सही सलामत बाहर निकल आती है। बाहर आने के बाद जब अपना फोन चेक करती है तो पता चलता है कि 90 प्लेयर जिंदा बचे हैं। अब यहाँ रास्ते में रिंग सभी नंबर्स के कोड को सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती है। फिर सभी नंबर्स को एक साथ सीक्वेंस में डालने के बाद पता चलता है कि ये बेसिकली लोकेशन का कोड है और ये लोकेशन होता है सीबीएस स्टेशन का। अब रिंग स्टेशन की तरफ जा रही होती है, लेकिन रास्ते में सोचती है कि डायमंड रिंग के ऊपर जो नंबर लिखे गए हैं वो किस चीज का कोड हो सकता है। और यहाँ पे रिंग जैसे स्टेशन के अंदर जाने वाली होती है वो देखती है कि वहाँ पे ऑलरेडी बैंक अपने सभी मेंबर्स के साथ पहुंच गया है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्लोरिस्ट का बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि एस क्लैन के दो मेंबर्स मिलकर उसे लगातार पीट रहे होते हैं और में से एक आदमी तो अपना हाथ उसके सीने के आर पार कर देता है। अब यहाँ पे फ्लोरिस्ट अपनी जान बचाने के लिए तुरंत कई सारे बम वहाँ पे फोड़ देता है और उसके बाद फ्लोरिस्ट एक जगह जाकर बैठ जाता है। अब यहाँ पे दोनों बंदे भी आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि मजा आएगा तुम्हें मारने में, लेकिन तभी यहाँ पे फ्लोरिस्ट बोलता है कि अच्छा तुम दोनों मेरे सामने आ गए क्योंकि मैं तुम दोनों को मरते हुए देखना चाहता हूँ। और इतना बोल देने के बाद से पूरी बिल्डिंग सेक करने लगती है और यहाँ पे दोनों जाते हैं फ्लोरिस्ट के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन दोनों को पता चलता है कि फ्लोरिस्ट पहले ही मर चुका है और जैसे फ्लोरिस्ट मरता है पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, क्योंकि मरने से पहले फ्लोरिस्ट ने पूरे ब्रांच को फैला दिया था बिल्डिंग के अंदर और यहाँ पे पूरी बिल्डिंग उसकी ब्रांच पे खड़ी थी और उसकी मरते ही उसकी ब्रांच हो जाती है कमजोर, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। अभी तक हम रिंग को देखते हैं जो स्टेशन पे छुपी हुई थी, तभी तो प्लान के मेंबर्स उधर से गुजर रहे होते हैं और दोनों आपस में बात करते हैं कि बैंक को नहीं पता चला कि ट्रेजर का असली लोकेशन कहां पे है, लेकिन ट्रेजर का असली लोकेशन पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे कब से वेट कर रहे हैं उस प्लेयर का जो पता लगाएगा कि ट्रेजर का असली लोकेशन कहां पे है और जैसे वो यहाँ पे आएगा हम सब पकड़ लेंगे। और ये सुनने के बाद रिंग को पता चल जाता है कि बैंक को नहीं पता कि खजाना कहां है और ऊपर से बैंक को ये भी नहीं पता कि डायमंड रिंग के ऊपर जो कोड लिखा गया है वो किस जगह का लोकेशन है। लेकिन यहाँ पे जो दो मेंबर्स होते हैं इनमें से एक के पास पावर होती है कि वो किसी भी सेंट को स्मेल कर सकता है और उसको स्मेल आ जाता है रिंग का और बताता है कि कोई तो यहाँ पे छुपा हुआ है और तभी रिंग वहां से भागने लगती है। अब रिंग के पास भी पावर है कि हर किसी के मूवमेंट को ट्रैक कर सकती है, इसलिए यहाँ पे रिंग सबसे छुपते हुए भाग रही थी, लेकिन तभी पता नहीं कहां से अचानक उसके सामने बैंक आ जाता है तो यहाँ पे बैंक से पकड़ लेता है, बाद में पूछता है खजाने के बारे में, लेकिन रिंग बोलती है कि मुझे नहीं पता। फिर बाद में बैंक उसका हाथ मोड़ने लगता है और बोलता है कि सीधे तरीके से बता दो कि खजाना कहां पे है, नहीं तो मुझे तुम्हारे हाथ पांव तोड़ने होंगे। अब यहाँ पे रिंग से कहानी सुनाने लगती है, फालतू की बातें कर रही होती है ताकि टाइम पास होता है और बैंक आ जाता है गुस्सा और डिसाइड करता है कि वो रिंग के हाथ पांव तोड़ के रहेगा। लेकिन तभी वहाँ पे कनामी अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है और रिंग की जान बचा लेता है। उसके बाद बैंक से डील करता है, बोलता है कि मैं तुम्हें खजाने के बारे में बता दूंगा लेकिन उसके बदले में तुम हम सबको यहाँ से जाने दोगे। लेकिन यहाँ पे बैंक बोलता है कि मैं इस तरीके की कोई भी डील नहीं करता और जो भी चीज मुझे चाहिए मैं उसको पाके रहता हूँ। और इतना बोलने के बाद दोनों क्लैन में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सुका बाकी क्लैन मेंबर्स अकेले लड़ रही होती है और उतने देर में कनामी जो है यहाँ पे रिंग को लेकर के जगह पे छुप जाता है और वो कैसे भी करके कोशिश कर रहा है रिंग को सेफ रखने की, क्योंकि रिंग वो एक ऐसी प्लेयर है जो कोड के बारे में जानती है और ये भी बात जानती है कि खजाना कहां पे है। और जब हम देखते हैं यूजी को जो कि बैंक के ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है, लेकिन बैंक उसके हर हमले से बच जाता है क्योंकि बैंक के पास टेलीपोर्टेशन की पावर है और यही कारण था कि वो उसके हर एक बुलेट को डॉज कर लेता है। अब यहाँ पे यूजी बोलता है कि क्या तुम्हें सिर्फ भागना आता है। ये बात सुनते ही बैंक चल जाता है और उसके सामने आ जाता है और सामने आते ही यहाँ पे यूजी का हाथ काट देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम रिंग को देखते हैं जो कि एक जगह पे छुपी होती है और लगातार कोड के बारे में सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि कोड का क्या मतलब हो सकता है और कोड कहां पे उसको लेकर जाएगा। तभी उसको पता चल जाता है कि कोड का असली मतलब क्या है और यहाँ पे बैंक डिसाइड करता है कि यूजी की बॉडी के टुकड़े करेगा ताकि उसको तड़पा के मार सके। लेकिन यहाँ पे यूजी भी तैयार होता है बैंक के लिए। उसका प्लान ये था कि जैसे बैंक के पास आएगा उसकी बॉडी को टच करेगा वो तुरंत बम को एक्टिवेट कर देगा ताकि वो दोनों मर जाए। और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पे बैंक जो है यूजी के छोटे भाई की जान ले रहा है और यही कारण था कि यूजी यहाँ पे बदला लेना चाहता था अपने भाई की और अब यहाँ पे दोनों दूसरे की जान लेने वाले थे कि तभी एंड वक्त पे वहाँ पे कनामी आता है और सबको बोलता है जगह रुकने के लिए। अब यहाँ पे कनामी चाबी दिखा करके बैंक को बोलता है कि यूजी को जाने दो तो मैं चाबी तुम्हें दे दूंगा। बैंक बोलता है कि बच्चे मैंने तुम्हें पहले कहा था ना कि मैं किसी तरीके का सौदा नहीं करता। फिर यहाँ पे कनामी बोलता है कि ठीक है मैं चाबी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, लेकिन बाद में मुझसे मत बोलना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया गेम को जीतने के लिए। अब यहाँ पे बैंक सोच रहा होता है कि उसे चाबी एक्सेप्ट कर
कर लेनी चाहिए। वैंग ये भी सोच रहा होता है कि उसका ईगो से ज्यादा बड़ा भी गेम जीतना है, क्योंकि अगर वो गेम जीत गया तो गेम जीतने वाले को प्रिविलेज भी दिया जाएगा गेम की तरफ से। और यहाँ पे वैंग ड्यूटी
को जाने देता है और तभी कनामी उसकी तरफ चाबी फेंकता है। अब यहाँ पे बैंक का पूरा ध्यान होता है चाबी की तरफ। वो चाबी को जैसे पकड़ता है तभी हम देखते हैं यहाँ पे कनामी को जो कि लॉकर के अंदर एक पासवर्ड डालता है जो कि ट्रेन ने उसे सॉल्व करके दिया था। और यहाँ पे जैसे लॉकर खुल जाता है तुरंत कनामी बैंक से बोलता है कि चाबी तुम्हारे पास है, स्कूटर की है। अभी बात सुनती बैंक गुस्सा हो जाता है और इससे पहले कुछ कर पाता सारे प्लेयर फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कनामी ने असली खजाने को ढूंढ लिया है और ये गेम यहीं पे खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे टेलीपोर्ट होने से पहले बैंक कनामी से बोलता है कि चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और जितने मैं ढूंढूंगा उस दिन तुम्हारी जान ले लूंगा। इसके बाद सारे प्लेयर टेलीपोर्ट हो जाते हैं लेकिन कनामी अकेले यहाँ पे रहता है और फिर कनामी बॉक्स को खोलता है जो लॉकर के अंदर मिला था। जैसे बॉक्स को खोलता है उसके अंदर फोन होता है और यहाँ पे कनामी सोच रहा होता है कि क्या सही में ये फोन खजाना है क्योंकि इसके लिए इतने सारे प्लेयर्स ने अपनी जान दी है। और कनामी को लगातार यही सोच करके गुस्सा आ रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि कितना बेकार गेम है। लेकिन वहीं पे देखते हैं सभी लोग जो कि इस गेम के ऊपर बैट लगाते हैं। अब यहाँ पे सभी लोगों को गेम देखने में बहुत मजा आता है लेकिन इनमें से किसी को भी ऐसा लगा नहीं था कि कनामी इस गेम को जीत जाएगा और यही कारण था कि कनामी के ऊपर किसी ने बैट नहीं लगाया था सिवाय एक लड़की को छोड़ के। यहाँ पे कनामी के हाथ में जो फोन होता है उस पर कॉल आती है गेम मास्टर की तरफ से। जैसे कॉल उठाता है वो अपना सारा गुस्सा निकालने लगता है, बोलता है कि तुमने कितना बेकार गेम बनाया। गेम मास्टर बोलता है कि मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर नहीं लूंगा क्योंकि मैंने तो इस गेम का केवल इंटरफेस बनाया था और क्या तुम थोड़ी देर के लिए शांत रहकर मेरी बात सुन सकते हो क्योंकि इसके बाद हो सकता है तुम्हें मुझसे बात करने का मौका ना मिले। फिर यहाँ पे गेम मास्टर बताता है कनामी को कि तुम कितने सारे पैसे जीते हो और तुम्हारे पास कितने पॉइंट्स हैं और ऊपर से गेम को जीतने के बाद तुम्हारे पास एक प्रिविलेज है कि तुम अपनी कोई भी विश पूरी करवा सकते हो लेकिन ना ही मैं किसी प्लेयर को अमर बना सकता हूं ना ही किसी मरे हुए प्लेयर को जिंदा कर सकता हूं। तो अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फिर यहाँ पे कनामी बोलता है कि मुझे गेम को क्विट करना है लेकिन यहाँ पे गेम मास्टर बोलता है कि मेरे हाथ में नहीं है। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कनामी फिर से बोलता है कि मुझे गेम से बाहर निकलना है। अब यहाँ पे गेम मास्टर बोलता है कि लगता है तुम बहुत जल्दी में उस गेम से बाहर निकलने में। मैं तुम्हें दो रास्ते बता सकता हूं जिसकी मदद से तुम इस गेम से बाहर निकल सकते हो। पहला ऑप्शन ये है कि तुम्हें डार्विन गेम को कंप्लीट करना पड़ेगा और जैसे तुम ऐसा करोगे डार्विन गेम खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हें गेम मास्टर को ढूंढ करके इस गेम के सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना होगा। अब यहाँ पे कनामी सोच रहा होता है कि उसे क्या विश करना चाहिए ताकि ना तो किसी की जान ले ना कोई और उसकी जान ले और ना ही कोई और नया प्लेयर इस गेम को ज्वाइन करे। और तभी कनामी यहाँ पे विश मांगता है और यहाँ पे गेम मास्टर बोलता है कि तुम्हारी विश को पूरी कर दी जाएगी लेकिन ये विश क्या है हमें इसके बारे में भी नहीं बताया जाता। अब आखिर में गेम मास्टर बोलता है कि तुम्हें एक और रिवॉर्ड दिया जाता है और ये तुम्हारा आखिरी रिवॉर्ड होगा और इस रिवॉर्ड का नाम होता है फायर गॉड ऑफ आयरन जो बेसिकली एक सिजल होता है जो यहाँ पे कनामी को दिया जाता है। अब इसके बाद 2 महीने बीत जाते हैं और यहाँ पे शहर के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति सोच रहा होता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे गिर गई और इतनी बड़ी बिल्डिंग के गिरने के पीछे क्या कारण है। और यहाँ पे हम सीओ को देखते हैं जो लगातार कनामी और अपने दोनों दोस्तों के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि तीनों ही 2 महीने से स्कूल नहीं आए हैं। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे फ्लोरिश की बेटी होती है उसके सामने एक आदमी आकर उसको बताता है कि आपके डैड की मौत हो गई है लेकिन आपके डैड के नाम पे इंश्योरेंस था और उसके सारे पैसे आपको दिए जा रहे हैं। फिर आदमी उनसे बाहर आ जाता है और उनको बताता है कि मैंने अपना काम कर दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं डेंजो बॉक्सिंग क्लब को और यहाँ पे डेंजो जो बॉक्सिंग क्लब का लीडर होता है उसकी वाइफ यहाँ पे अपनी सीजर का इस्तेमाल करके रियोजी का हाथ ठीक कर देती है और वहीं पे कनामी भी 2 महीने से लगातार इस क्लब के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है और वो यहाँ पे डेंजो को ऑफर देता है। वो बोलता है कि मैं चाहूंगा कि तुम मेरा क्लैन ज्वाइन कर लो। यहाँ पे डेंजो बोलता है कि मैं तुम्हारा क्लैन एक ही साथ ज्वाइन करूंगा, पहले मैं तुमसे मुकाबला करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो। अब यहाँ पे दोनों के बीच में मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। कनामी जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है तुरंत गन मंगा लेता है अपने हाथों में और फिर लगातार फायरिंग करने लगता है डेंजो के ऊपर। यहाँ पे डेंजो अपने आपको बचाने के लिए छुप जाता है लेकिन उसके बावजूद भी वो कनामी के ऊपर भारी पड़ रहा था और यहाँ पे रियोजी और रिन दोनों इस मैच को देख रहे होते हैं। ये दोनों बोलते हैं कि अभी तक से तो डेंजो ने अपने सीजर का इस्तेमाल किया ही नहीं लेकिन उसके बावजूद भी वो कनामी के ऊपर लगातार भारी पड़ रहा है। यहाँ पे देखते हैं डेंजो को जो कि कनामी के साथ लगातार लड़ रहा होता है और उसको एक बार समझ में आ जाती है कि कनामी के अंदर कोई तो बात है और यही कारण है कि कनामी हर एक मैच को जीत जाता है। न केवल मैच को जीतता है बल्कि अपने हर क्लैन मेंबर की भी जान बचाता है। और तभी डेंजो बोलता है कि मैं तुम्हारे क्लैन को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन तभी यहाँ पे दोनों को फील होता है कि समय रुक गया है और यहाँ पे कनामी को ऐसा लगता है कि किसी ने उसके ऊपर हमला किया और उसकी जान चली गई है लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इन दोनों के सामने लड़की आ जाती है और बताती है कि मेरा नाम है लियो और मैं यहाँ पे कनामी को अपने साथ ले जाने आई हूं। और यहाँ पे जब सुको की बात पता चलती है कि लियो नाम की लड़की कनामी को अपने साथ लेके गई है तो बहुत गुस्सा करने लगती है। अब यहाँ पे रिन बताती है कि लियो इस गेम की टॉप प्लेयर है और ऊपर से उसने जिस तरीके से कनामी के ऊपर हमला किया था वो कोई सीजन नहीं था उसका बल्कि एक मार्शल आर्ट टेक्निक है जो बहुत पहले से मास्टर करते हुए आ रही है। फिर यहाँ पे सुको बताती है कि मैंने ट्रैक कर लिया कि कनामी इस समय कहां पे है, हमें उधर जाना चाहिए। अब यहाँ पे लियो जो है कनामी को अपनी कार में लेके जा रही होती है। कनामी से पूछता है कि तुम मुझसे क्या काम है, तुम तो इस गेम की टॉप प्लेयर हो। तब यहाँ पे लियो बताती है कि मैं एक असैसिन भी हूं और मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हें भी एक असैसिन बना दूं और जब तुम एक अच्छे से असैसिन बन जाओगे तब मैं तुमसे आगे चलकर शादी करूंगी ताकि हमारी ब्लड लाइन आगे बढ़ सके। लेकिन इसके जवाब में कनामी बोलता है कि अगर ये मजाक है तो बहुत ही घटिया मजाक है क्योंकि आज तक मुझे किसी भी लड़की ने इस घटिया प्रपोजल नहीं दिया। तब यहाँ पे लियो को पता चल जाता है कि कोई उसकी कार का पीछा कर रहा है और कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे कनामी के क्लैन के मेंबर उसका पीछा कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे लियो क्या करती है कनामी का फोन और उस फोन में देखती है कि सुको के काफी सारे मैसेज आ रखे हैं। फिर वो अचानक से सुको को कॉल करती है और बाद में कनामी को बोलती है कि अपने क्लैन को बोलो यहाँ से हट जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे कनामी अपने क्लैन मेंबर्स को बोलता है लियो के ऊपर हमला करने के लिए और यहाँ पे लियो बोलती है कि तुम सही में हार नहीं मानते। तभी कनामी बोलता है लियो को कि मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, अगर तुम मेरे क्लैन मेंबर्स को हरा देती हो और बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए या फिर बिना उनकी जान लिए हुए मेरे को यहाँ से कहीं दूर ले जाती हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा नौकर या फिर हस्बैंड जो चाहोगी वो बन जाऊंगा। और ये बात सुनने के बाद लियो बोलती है कि ठीक है मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। और यहाँ पे रिन कार से बाहर निकलती है और तुरंत निशाना लगाती है लियो की कार के ऊपर लेकिन उसकी कार के टायर फटती नहीं क्योंकि बुलेट प्रूफ थे। और यहाँ पे लियो अपनी कार से बाहर आ जाती है हमला करने के लिए लेकिन तभी उसके सामने सुका भी आ जाती है। अब देखा जाए तो लियो जो है वो टॉप की प्लेयर है लेकिन उसके बावजूद भी सुका लगातार उसे टक्कर दे रही थी और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सुका हार नहीं मानेगी। लेकिन एंड वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पे लियो की जो कार होती है वो आगे जा रही होती है। फिर यहाँ पे कनामी बोलता है कि हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। फिर यहाँ पे कनामी जो है विंडो से दिखाने लगता है सुका को 2 वाइन की बोतल और यहाँ पे सुका समझ जाती है कि कनामी का क्या प्लान है। तभी कनामी उसकी तरफ 2 वाइन की बोतल फेंकता है और यहाँ पे सुका दोनों बोतल को अपनी चेन से पकड़ लेती है और उसके बाद दोनों बोतल को फेंक करके मारती है लियो की कार के टायर पे और जैसे टायर के ऊपर वाइन की बोतल फटती है वो तुरंत वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं और ऐसा होने की वजह से कार का टायर फट जाता है और कार वहीं पे रुक जाती है। अब यहाँ पे लियो समझ जाती है कि उसे कनामी को अपने साथ लेकर जाना है तो उसे कार चाहिए और इस समय कार किसी और के पास नहीं बल्कि कनामी के ग्रुप मेंबर्स के पास होती है। और यहाँ पे लियो समझ जाती है कि अगर वो यहाँ पे कार पाना चाहती है तो यहाँ पे उसके सभी मेंबर्स को हराना होगा लेकिन ऐसा करने में हो सकता है कनामी के किसी मेंबर की जान चली जाए। और यहाँ पे लियो समझ जाती है कि वो हार चुकी है, वो यहाँ पे कनामी को अपने साथ नहीं ले जा सकती और इसी के साथ कनामी का यहाँ पे ग्रुप जीत जाता है। तभी लियो बोलती है कि मुझे भी तुम्हारा क्लैन ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे कनामी तो इस बात के मान जाता है लेकिन उसके ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो मना कर रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि लड़की बहुत चालाक है, हो सकता है हमें धोखा दे जाए। फिर यहाँ पे कनामी लियो के पास जाता है और उसको बोलता है कि कभी भी अगर तुम्हारे मन में ख्याल है कि तुम हमारे क्लैन को धोखा देने वाली हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझे धोखा देना होगा और तुम्हें अभी सबके सामने वादा करना होगा कि तुम सबसे पहले मुझे धोखा दोगी। तब यहाँ पे लियो बोलती है कि ठीक है मैं तुमसे वादा करती हूँ। और यहाँ पे लियो भी इनके क्लैन का मेंबर बन जाती है और इनके क्लैन का नाम होता है सनसेट रेवन। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस क्लैन के जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे सीओ को बंदी बना लेते हैं और बाद में उसकी अंगलियां काट देते हैं और एक वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कनामी के लिए और बोलते हैं कि कनामी अपने दोस्त को बचा लो नहीं तो तुम्हारा दोस्त मारा जाएगा। और ये देखने के बाद कनामी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तब यहाँ पे रियो उसको शांत करता है, वो बोलता है कि डेंजो की जो वाइफ है वो सीओ के हाथों को फिर से ठीक कर देगी लेकिन फिलहाल के लिए हमें तुम्हारे दोस्त को ढूंढना होगा। और यहाँ पे वीडियो को देखने के बाद बता देती है कि सीओ को कहां बंदी बना के रखा गया है। वो बताने लगती है कि उसको एक वेयर हाउस में रखा गया है और यहाँ पे बैंक जो है अपने सभी मेंबर्स के साथ वेट कर रहा होता है उसी वेयर हाउस में ताकि कनामी वहां पे आ जाए। लेकिन तुरंत एक मेंबर आकर बताता है कि बाहर पुलिस आ गई है और यहाँ पे बैंक अपने एक मेंबर को भेज देता है पुलिस वाले से लड़ने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि कनामी अपने बाकी सभी ग्रुप मेंबर्स के साथ बाहर वेट कर रहा था और यहाँ पे इनका प्लान ये होता है कि जैसे बैंक का पूरा ग्रुप पुलिस वाले के साथ लड़ने में बिजी होगा वो लोग वेयर हाउस के पीछे जाएंगे और बाद में सीओ को बचा लेंगे। और यहाँ पे पुलिस वाले जो है एक मेंबर को बोल रहे होते हैं सरेंडर करने के लिए लेकिन मेंबर सरेंडर नहीं करता और पुलिस वाले को गला काट देता है। अब यहाँ पे बैंक डिसाइड करता है कि सीओ की जान ले लेगा और बाद में पीछे वाले गेट से भाग जाएगा लेकिन पुलिस पीछे वाले गेट पे भी आ जाती है। लेकिन पुलिस वाले को नहीं पता था कि आज उनका आखिरी दिन होगा क्योंकि यहाँ पे बैंक उन सबकी जान ले लेता है। अब यहाँ पे पूरा एक बिजी होता है पुलिस वाले से लड़ने में। तभी सुका वेयर हाउस के अंदर जाती है और यहाँ पे फोन पहुंचा देती है सीओ के पास। तभी कनामी का आता है कॉल सीओ को, वो बोलता है कि मैंने तुम्हें गेम का लिंक सेंड किया है, जल्द से जल्द उस पे क्लिक करो। यहाँ पे बोलता है कि मेरे पास फिंगर्स नहीं है। यहाँ पे कनामी बोलता है कि देखो मुझे नहीं पता, चाहे अपने मुंह का इस्तेमाल करो या पांव के फिंगर्स का इस्तेमाल करो लेकिन उस गेम के लिंक को क्लिक करो। और यहाँ पे सीओ जो है उस गेम के लिंक को क्लिक कर देता है अपने टंग से और तभी फोन के अंदर से सांप बाहर निकलता है जो कि सीनो के गले पे काट लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनो के पास टेलीकिनेसिस की पावर आ जाती है। अब यहाँ पे बैंक भागने की तैयारी में था तभी वो अपने आदमी को बोलता है कि जाकर सीनो को लेकर आओ। जब वो आदमी सीनो के पास जाता है तो देखता है कि सीनो के पास टेलीकिनेसिस की पावर आ गई है और यहाँ पे सीनो उसको बहुत आराम से पकड़ देता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि मेन गेट के ऊपर कनामी अपने पूरे ग्रुप के साथ आ जाता है। अब हम देखते हैं कि जैसे लोग कार से बाहर निकलते हैं सामने केजी होता है और यहाँ पे केजी के सामने टेंजी करता है और बाकी सब चले जाते हैं कहीं और। लेकिन वहीं पे हम सीनो को देखते हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जो भी चीज उसके साथ हो रही है वो एक सपना है या फिर हकीकत। तभी इस क्लैन के दो और मेंबर सीनो के सामने आ जाते हैं और यहाँ पे सीनो उन दोनों को भी उठाकर पटक देता है। तभी वहाँ पे बैंक आ जाता है और सीनो के पास पावर देखता है तो समझ जाता है कि सब काम कनामी का है और कनामी का नाम लेते हुए बोलता है कि सामने आ जाओ। और जब हम देखते हैं कि टेंजी अपनी पावर दिखा रहा होता है केजी को क्योंकि यहाँ पे टेंजी के पास पावर होती है कि सुपर स्पीड से दौड़ सकता है और दूसरी तरफ रेमी और रिन मिल करके बाकी इस क्लैन के मेंबर्स को मजा चखा रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कनामी जैसे वेयर हाउस के अंदर आता है वो किसी को अपने सामने नहीं दिखता तो उसको ऐसा लगता है कि शायद बाकी मेंबर्स भाग चुके हैं। लेकिन तभी उनके सामने बैंक आ जाता है और यहाँ पे कनामी बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं, तुम्हें मुझसे लड़ना
लड़ना है तो तुम लड़ सकते हो, लेकिन मेरे दोस्त को यहाँ से जाने दो। फिर यहाँ पे बैंक बोलता है कि किसने कहा कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हें तड़पाना चाहता हूँ, और अगर तुम थोड़ा सा पीछे मुड़ोगे
देखोगे तो तुम ध्यान से देख पाओगे कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। कनामी जैसे पीछे मुड़ता है उसको एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर से खून निकल रहा था और यहाँ पे कनामी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस बॉक्स को खोलने की। लेकिन जैसे बॉक्स खोलता है वो देखता है कि वहाँ पे सिनों की डेड बॉडी के टुकड़े हैं। अभी नजारा देखने के बाद यहाँ पे कनामी अंदर से टूट जाता है और लगातार रोने लगता है। तभी वैंग अपने सभी साथियों से बोलता है कि सबकी जान ले लो। लेकिन तभी सामने से कनामी के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे वैंग के सामने उसके एक मेंबर की जान ले लेता है। इसके कनामी बोलता है कि जब से गेम स्टार्ट हुआ है और जब से मैंने इस गेम के अंदर कदम रखा है मैंने देखा कि ज्यादातर लोग एक दूसरे की जान इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें इस गेम में सर्वाइव करना है। लेकिन तुम दूसरे की जान इसलिए लेते हैं क्योंकि तुम्हें इस गेम में सर्वाइव करना है। तुम तो सिर्फ मतलब अपने एंजॉयमेंट से और तुम्हें मजा आता है जब किसी की जान चली जाती है। इसलिए तुम सब खूनी हो। और इतना बोलने के बाद दोनों क्लैन के बीच में बैटल स्टार्ट करवा देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि कनामी वहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं इस क्लैन के उन सबकी जान ले लेता है। अभी नजर देखने के बाद वैंग हो जाता है पागल। तुरंत ही पीछे से हमला करने के लिए चला जाता है कनामी के ऊपर। लेकिन यहाँ पे वैंग को नहीं पता था कि सूका भी उसके पीछे आ रही है और यहाँ पे सूका तुरंत वैंग के ऊपर हमला कर देती है। अब यहाँ पे कनामी बोलता है सूका से कि तुम वैंग का ध्यान रखो तब तक मैं बाकी मेंबर्स की जान ले रहा हूँ। और यहाँ पे वो एक करके सभी मेंबर्स की जान ले रहा होता है। और कनामी का रूप देखने के बाद यूजी भी सोच रहा होता है कि कनामी कितना बदल गया है। और यहाँ पे वैंग सूका का चेन तोड़ते हुए उसके सामने बढ़ रहा होता है लेकिन तभी उसका पांव कट जाता है। लेकिन वैंग यहाँ पे भी हार नहीं मानता। वो फिर टेलीपोर्ट होकर सूका के पीछे हमला करने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसका हाथ कट जाता है। यहाँ पे वैंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि सब कैसे हो रहा है क्योंकि सूका के पास ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं है जिसकी मदद से किसी का हाथ या पांव काट पाए। फिर यहाँ पे सूका से टॉन्ट मारते बोलती है कि कहीं तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल खुद पे नहीं कर दिया। यहाँ पे वैंग बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और तभी वैंग देखता है कि उसके गाल पे थोड़ा सा कटा जाता है और अब जाकर वैंग का ध्यान जाता है पतले वायर्स पे जो कि यहाँ पे सूका ने मैच को स्टार्ट होने से पहले लगा दिए थे क्योंकि यहाँ पे सूका को पता था कि वैंग टेलीपोर्ट कर सकता है। इसलिए सूका ने हर तरफ वायर बिछा दिए थे और क्योंकि यहाँ पे सूका के पास पावर थी कि वो किसी भी मेटल को कंट्रोल कर सकती थी। यही कारण था कि लड़ाई के दौरान उसका हाथ पांव नहीं कट रहा था। अब इसके बाद सूका यहाँ पे वैंग को पूरी तरह से लपेट देती है वायर के अंदर और उसकी बॉडी टुकड़े करने वाली थी कि इससे पहले वैंग अपनी जगह बदल लेता है सूका के साथ। लेकिन यहाँ पे सूका को कुछ नहीं होता उल्टा वैंग का दूसरा पांव ही कट जाता है। फिर यहाँ पे सूका बोलती है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे और तुम्हें शायद पता होना चाहिए कि हम दोनों के बीच में बैटल चल रही है। उस पूरे बैटल को मैं ही कंट्रोल कर रही हूँ। इतना बोलने के बाद सूका उसकी तरफ बढ़ रही होती है और यहाँ पे वैंग की हालत हो जाती है खराब। उसको ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है लेकिन वैंग सोचता है कि उसे आखिरी बार अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए और जैसे वैंग ऐसा करता है वो कहीं और पे टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन वहाँ पे कनामी और यूजी आ जाते हैं। उन दोनों को देखने के बाद वैंग यहाँ पे अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। फिर कनामी बोलता है कि अपने पता चला कि जिन लोगों की तुम जान अपने मजे के लिए थे उनको भी ऐसा ही फील हो रहा होगा जब वो मर रहे थे। फिर यहाँ पे वैंग डर के मारे अपने 1800 पॉइंट जो उसकी टीम के थे वो यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है कनामी की टीम को और सरेंडर कर देता है। फिर यहाँ पे कनामी बोलता है कि ये तो बहुत कम है क्योंकि तुमने बहुत ही कीमती चीज मुझसे छीन ली है। फिर इसके बाद कनामी यहाँ पे अपना प्रिविलेज बताता है। वो बोलता है कि मैंने इस गेम के अंदर टोटल 8869 पॉइंट्स लगाए थे और मैं जितने चाहूं उतने पॉइंट्स बढ़ा सकता हूं। इसलिए तुम्हारे ग्रुप के पास जो 1800 पॉइंट थे वो मेरे पॉइंट से बहुत कम है। इसलिए मैच को बहुत पहले जीत चुका था। इससे चाहे कोई भी टीम इस गेम के अंदर आ जाए जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट है यहाँ पे कनामी उस टीम से जीत जाएगा क्योंकि पॉइंट्स के मामले में देखा जाए तो कनामी जब चाहे अपना पॉइंट बढ़ा सकता है। फिर यहाँ पे वैंग की जो बॉडी होती है वो धीरे-धीरे गायब हो जाती है टुकड़ों में। यहाँ पे वैंग मरने से पहले बोलता है कि मुझे मार के बैठ मत जाना क्योंकि मेरी तरह कोई ना कोई तो इस गेम के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पे वैंग की बकवास सुन करके कनामी पक चुका था और उसके सिर में गोली मार करके उसे खत्म कर देता है। फिर पीछे से टेंजी आकर पूछता है कनामी से कि क्या तुम जीत गए। यहाँ पे कनामी बोलता है कि नहीं मैं हार गया क्योंकि मैं अपने दोस्त को बचा नहीं पाया। लेकिन मैं इस बात का वादा जरूर करता हूँ कि मैं इस गेम को आखिर तक कंप्लीट करूंगा और इस गेम का जो मास्टर है मैं उसको खत्म करके रहूंगा और इस बीच में अगर कोई भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करता है तो मैं उसकी जान ले लूंगा। तभी पीछे से सूका करके बोलती है कि तुम्हें याद तो है ना कि क्लैन फैमिली की तरह होता है और मैं वादा करूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मरोगे नहीं क्योंकि मैं अपनी फैमिली को खो नहीं सकती। और यहाँ पे कनामी वादा करता है बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मरूंगा नहीं। फिर इसके बाद हम ओबोरा नाम के प्लेयर को देखते हैं जिसके पास गेम मास्टर का कॉल आता है और बोलता है कि मैं कनामी को ऑब्जर्वेशन में डाल रहा हूं और तब तक के लिए तुम कनामी से दूर रहोगे। यहाँ पे ओबोरा पूछता है कि क्या कनामी जगह लेगा वैंग की। गेम मास्टर बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं लगातार वैंग के ऊपर नजर बना के रख रहा था क्योंकि मुझे लगा था कि वैंग इस गेम का सबसे स्ट्रांग प्लेयर है। लेकिन इस गेम के अंदर जब से कनामी आया है तब से गेम पूरी से बदल गया है और ऊपर से गेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब शहर में जब सबको बात पता चलती है कि इस क्लैन खत्म हो गया तो बाकी जितने छोटे क्लैन होते हैं वो इस क्लैन की जगह लेना चाहते थे लेकिन सनसेट लेवन हर किसी को रोक देते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में वो किसी की भी जान नहीं लेते। अब यहाँ पे कनामी के पास एक बंदा होता है वो पूछता है कनामी से कि तुमने मेरी जान क्यों नहीं ली। कनामी बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम बाकी सभी प्लेयर्स को बात बता दो कि मेरे टेरिटरी के अंदर इस गेम को खेलना मना है। और इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि गेम के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है हंटिंग गेम के बारे में और तभी कनामी टेलीपोर्ट हो जाता है जंगल के अंदर। और यहाँ पे कनामी बोलता है कि जिस दिन गेम मास्टर मेरे हाथ लग गया मैं उसकी जान ले लूंगा और इसके साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जब भी इसका सेकंड सीजन आएगा मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा।